यही वाला क्वेश्चन होगा तुम्हारा ना। हाँ, आपने तो पूछा भी था कि सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए। क्या? और मैं पता है मैथ मैथ का हम लोग कर रहे थे लेकिन वो छोड़ के आया हूँ मैं सीटी के लिए। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों किए? मतलब ये भी रिकॉर्डेड है, वो भी रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड ही रहेगा नहीं, तो। रिकॉर्डेड है फिर भी मतलब ना सिटी में थोड़ा सा फोकस करना बनता है, क्योंकि वो तो हो जाएगा, वो मैं कर लूंगा बाद में। हाँ, यही वाला गलत हुआ था। मेरा भी यही गलत हुआ है। बट हाँ। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि ऐसा क्यों। मतलब इवन तो मैं इसको करके देखा था, और मैं स्कोर्स डेटा सेट के ऊपर करके देखा था, फिर भी हाँ। मुझे यही वैल्यू मिला। हाँ। कैसे हाँ। ये गलत है? मतलब जनरल केस में तो ये सही हो जाएगा, जो आंसर दिया है वो सही है, लेकिन जब वो स्कोर्स डेटा सेट के ऊपर बोल रहा है तो ये वैल्यू नहीं आना चाहिए। सर से पूछूं? तो तुम खुद वही तो। देखो, मैथमेटिक्स मार्क्स अगर लेस देन 76 है, सी का वैल्यू 0 है। हाँ, अगर हाँ। मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन 76 है तो हाँ। वैल्यू सी का इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब मैथमेटिक्स मार्क्स जो है वो लेस देन 76 होने पे हम लोग सी का वैल्यू स्टोर करते हैं, इक्वल टू भी नहीं होगा। हाँ। हाँ, हाँ। उसके बाद फिजिक्स का भी सेम करेंगे, और केमिस्ट्री का भी सेम केमिस्ट्री करेंगे। का भी सेम करेंगे, हाँ। और अगर तीनों का वैल्यू 0 के इक्वल टू है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा, है ना? हाँ, क्या आया क्या? ये स्टेप नंबर 14 समझ में नहीं आ रहा है। इफ सी स्टेप इक्वल नंबर टू 14 में ये है कि इसके अंदर जो भी कंडीशन है ना, वो अगर ट्रू होगा तो ही काउंट इंक्रीमेंट होगा। हाँ। तो सी इज इक्वल टू 0 तो कभी होने ही नहीं वाला। हाँ। क्योंकि अगर तुम मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन 76 है बट ग्रेटर देन फिजिक्स, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन 0 का भी नहीं होगा ना। वही तो प्रॉब्लम है कि ये 0 नहीं होगा। हर बार मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन 76 हो सकता है, फिजिक्स मार्क्स हो सकता है। कोई डेटा सेट ले लेते हैं। कोई एक तो हो ही जाएगा। वही तो मैं देख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा बेटर तरीके से एक डेटा सेट ले ही लेते हैं ना। हाँ। ये है हमारा क्वेश्चन, राइट? हाँ। अगर सीटी का डेटा सेट, ये मेरा सीटी का डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेरा नोट्स है, तो अभी कवर कर लेंगे। तो ये रहा स्पोर्ट्स डेटा सेट, स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। हाँ। हाँ, दिख रहा है, पूरा क्लियर अब दिख देखो, इसमें मैथमेटिक्स मार्क्स फिजिक्स मार्क्स स्टोर होगा, है ना? रहा है। हाँ। क्योंकि दोनों लेस देन 76 है। केमिस्ट्री का 76। मार्क्स लेस देन 76 नहीं है, तो केमिस्ट्री का मार्क्स स्टोर नहीं होगा। हर एक के हाँ। केस में ऐसा ही होने वाला है अगर तुम हाँ। स्पोर्ट्स हाँ, डेटा सेट देखो। यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक हो हाँ, रहा है। वो ठीक है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। हाँ। तो फिर कैसे सारे मार्क्स सेम होने चाहिए? मतलब सारे मार्क्स जो, सी तो तभी इंक्रीमेंट होगा जब तुम्हारा, इसमें सी तभी इंक्रीमेंट होगा जब कोई भी केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन 7, केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन 76 ना हो। ऐसा कोई हाँ। कार्ड है हमारे पास क्या? अगर है तो फिर मेरा कोई issue। देखो, लेस देन 76 नहीं है ये, तो इसका हाँ। मतलब यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगा। हाँ, गलत है। समझ गया क्यों गलत है। क्योंकि हमारे हाँ। पास ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें हम लोग लेस देन 76 करें तो मिल जाएगा। हम लोग हाँ। जनरलाइज कर रहे थे शायद, इसलिए स्पोर्ट्स डेटा सेट के हिसाब से लेस देन 76 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी अभी हम लोग जस्ट एक कार्ड देखे जिसमें सारे वैल्यूज ऐसे हैं। देखो ये वाला कार्ड, 81, 82, 87 सारे लेस देन 76 तो है नहीं, तो इसका मतलब सी हमारा 0 हो सकता है ना? हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा उसी के साथ साथ। तो ऐसा हाँ। वैल्यू जिसमें लेस देन 76 मार्क्स, हु स्कोर्ड मोर देन, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, मोर देन और लेस देन में हम लोग गलत कर दिए। हम लोग को लगा लेस देन होगा क्योंकि यहाँ साइन लेस देन है, लेकिन हम लोग कार्ड के ऊपर नहीं गए, ये गलती की है। यहाँ पे स्टेप 14 से ये चेंज कर दिया है। हाँ, स्टेप 14 से ये चीज चेंज हो गया। अगर सी नॉट इक्वल हाँ। टू 0 होता तो ये सही था। हाँ। कोई बात नहीं है, इससे हम लोग सीखे। अब नेक्स्ट बार, अगली बार जो करेंगे उसमें ये इश्यू नहीं होगा। कहाँ है आकाश? हाँ। आ जाओ आकाश, आकाश आ जाओ। और तो बाकी पता नहीं कोई आएगा कि नहीं।
आकाश आ गया, चलो ठीक है। तो यार काफी देर हम लोग, मतलब अभी तो वीक 2 का बस एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको बस समझ रहे थे, अभी तक और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं सिटी का कुछ चीज आकाश क्लियर। भाई का भी गलत हुआ था, एक बार से पूछो तो। क्या? क्या? आपका भी गलत हुआ था क्या क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट। हाँ। तो गलत सबका गलत हुआ तो मेरा भी हुआ ही होगा, क्योंकि वो चेक हम भी नहीं दोनों किया? ने। नहीं, मैंने तो चेक नहीं किया। कर लो, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 में समझ गए, वो जनरल केस में लिए थे ना, इसलिए रॉन्ग हुआ। चलो अरे ठीक है। ऊपर थे हम लोग तो लेस देन करके और लगा दिए थे। हाँ, मेरा भी गलत है वही। हाँ डी वही मैंने गलत है। किया था। हम्म, ये वीक 2 का नोट्स था जिसको हम लोग कवर कर चुके थे, ये है वीक 3 का नोट्स। मतलब देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम चीज हम लोग पिछली बार ही कवर कर चुके हैं, इस सेशन को बहुत शॉर्ट रखने वाला है। हाँ। बट हाँ। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग पिछली बार जब कवर किए तो कुछ कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम्पल्स में हम लोग बोले कि एग्जाम्पल्स में चला गया, राइट। तो हम लोग बोले कि एग्जाम्पल्स में वो कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर लिए, बट कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को कवर करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार मैं ही शायद एक बताया था कि तुम्हारा मिनिमम और मैक्सिमम का इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है ना। हाँ हाँ, आप ही ने तो बताया वो था। तो क्लियर होगा, तो उसमें तो कोई हाँ। इशू नहीं है। तो नहीं, अब इसमें क्लियर अगर है। बोलता है इफ एवरेज गोज बिलो डाउन सो द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज बिलो और अबव इट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम यहाँ देखो स्टूडेंट मार्क जो है वो एवरेज के थ्रू निकाला जा रहा है, बट अगर तुम देखो तो तुम्हारा जो एवरेज है वो अप एंड डाउन हो सकता है, गिवन एक सिंगल वैल्यू अगर कुछ बड़ा है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। एक सर हाँ। एग्जांपल भी दिए थे कि 50 मार्क्स सपोज एवरेज है, लेकिन कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े ही हैं कि एवरेज जो है वो आउटलायर के ऊपर, या एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ना। हाँ। तो वो चीज की वजह से एवरेज अप एंड डाउन हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर हम लोग हर बार वो करने गए तो इसका मतलब हम लोगों को कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा और कंप्यूटेशन भी हेवी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फिल्टर लगा सकते हैं डेटा सेट के ऊपर, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा सेट के ऊपर ही, जैसे कि क्यूमुलेटिव नंबर मतलब सारे नंबर्स का सम जो कि टोटल वैल्यू होता है, उसके बेसिस पे तुम्हारा मतलब फिल्टरिंग करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एवरेज गोज अप so all the cards above average will go down as the average is increased। एग्जांपल सर का ही वाला है कि अगर 29 ग्रेटर देन एवरेज, फॉर एग्जांपल 50 था हमारा, और एक मार्क्स जो है वो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, मतलब तुम्हारा अगर एवरेज जो है वो 50 है, लेकिन अगर किसी वजह से एवरेज इंक्रीज हो जाता है 50 से हल्का, तो ये जो सारे 29 है जो एबव एवरेज है वो तो एवरेज से नीचे चले जाएंगे ना, क्योंकि वो 50 से इंक्रीज हो गया। तो 50 से इंक्रीज हो गया तो मतलब जो भी वैल्यू था वो नीचे चला गया ना। आई होप समझ रहे होगे, नहीं तो फिर काम कर सकते हैं। बोर्ड है क्या यहाँ पे? ये बिल्कुल इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा हमें, कि हम सोचे इसको शेयर कर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो लेट्स से यहाँ पे एक कंटेनर है, हाँ? मेरा ड्राइंग हाँ। उतना अच्छा नहीं है। ये हमारा हम्म। एवरेज वैल्यू है, यहाँ पे जितना भी वैल्यू है वो मतलब मान लो कि यहाँ पे 29 वैल्यूज हैं जो, सॉरी 29 नहीं, यहाँ 1 वैल्यू है और यहाँ 29 वैल्यूज है जो एवरेज पे ऊपर है, ठीक है। 50 एवरेज हमारा। अब मान लो किसी वजह से ये एवरेज इंक्रीज हो जाता है ना, हेलो, हाँ। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तब ये इसका क्या होगा? तब ये होगा कि ये जो 50 है इसका एवरेज ऊपर हो जाएगा, यानी 29 का जो 29 वैल्यू था जो जस्ट पार्शियली एबव एवरेज था, वो 29 नीचे आ हम्म। गया, हाँ। और ऊपर भी कुछ वैल्यूज आ जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये हमारा दोनों जस्ट अफेक्ट होंगे। 51 हो जाए, या फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट कुछ हो जाए, हम्म। तो ऐसा हो जाएगा।
तो हमारा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये एक हाँ इम्पोर्टेंट टेक अवे था जो हम लोग पिछली बार नहीं कवर किए, इसलिए मैं इसको कवर कर, बस यही है कि अगर एवरेज एबव हो गया तो तुम्हारा जो ऊपर वाला वैल्यूज है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर तुम गौर नीचे आ करो तो जाएगा। इसमें एक केस बनता है कि तुम्हारा जो एवरेज है, पहले एवरेज जो था वो एक स्टेट मतलब कांस्टेंट था, लेकिन अब क्या है, एवरेज एक वेरिएबल है जो कि हम लोग फिल्टर के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं ऑन द फ्लाई। तो ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैं सूडो कोड में कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो उसका बात हम लोग कर नहीं सकते। इन जनरल अगर यहाँ देखोगे तो सूडो कोड ही है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बैंड एलोकेशन। बैंड एलोकेशन मतलब फॉर एग्जांपल तुमको ग्रेड देना है, तो ग्रेड देने का क्या कर सकते हो, तुम नॉर्मली ग्रेड भी सेट कर सकते हो, बट बेस्ट ये रहेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपना ग्रेड का मीन्स इंटरवल बनाओ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया क्या है, क्रिएट करना है बैंड को, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय नंबर ऑफ बैंड्स रिक्वायर्ड, ये कोई नंबर देगा, मे बी एक डेसिमल वैल्यू दे, मे बी एक नॉन डेसिमल वैल्यू दे। तो उस हिसाब से हम लोग इक्वल बिन्स बनाएंगे, बिन्स या बैंड जो बोलो, और उसमें हर एक बिन में एक यूनिक मतलब हर एक बिन में जो वैल्यू स्टोर होगा वो अपने आप में यूनिक होगा। ये काफी कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा टॉपिक है ना, क्या कहते हैं, कैटेगरिकल इंटरवल, वैसा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब स्टैटिस्टिक्स को भी ये लोग यूज कर रहे हैं पूरा अच्छे से। अगेन इसका एल्गोरिदम, इसमें कुछ डाउट है क्या? ये थोड़ा सा ये बैंड और ये क्या बता रहे हैं? ओके, तो बैंड मतलब मैं समझा देता हूँ, बैंड मतलब फॉर एग्जांपल देखो फिर से हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ पे हम लोग पहले थे। तो अगर मैं यहाँ बैंड देखूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लाइन लूँ, ठीक है, ठीक यहाँ है। पे अगर देखो तो ऑब्वियसली हम लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और द वे अप टू 100 जा सकते हैं, बट क्या ये जरूरी है कि कोई बच्चे को जीरो आए ही या कोई बच्चे को 100 आए ही? हो सकता है कि मिडिल कोई वैल्यू जरूरी ही मैक्सिमम और मिनिमम हो, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि हम लोग ये वैल्यूज कंसिडर करेंगे और इन दोनों के बीच हाँ का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 30 है, ये 70 है फॉर एग्जांपल, हाँ, हाँ तो हम लोग मैक्सिमम जो कि 70 है माइनस 30 जो कि मिनिमम वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, ये कितना होगा, 40। 40। अब अगर हाँ मैं बोलूं कि मुझे ए और बी ग्रेड देना है तब मैं क्या करूंगा, जस्ट 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, किया, कितने मिलेंगे, 20। 20। तो हमारा इंटरवल कितना होना चाहिए, 32, मिडिल वैल्यू 32 से 50, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, है ना। तो हमारा जो है, अब हमारा जो है रेंज या जो भी तुम जिसको उसको जो भी बोलो वो चेंज हो गया। बट अब ये है रूल कि अब रूल ये है कि फॉर एग्जांपल जो 30 से 50 के बीच है उसे बी दे दो, यहाँ से यहाँ हम्म, तक, है। लो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। और और जो इसके आगे क्या? 50 से 70 के बीच है, क्योंकि 70 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसे ए दे दो। हाँ बट एक चीज की ध्यान रखनी है कि अगर तुम 30 से 50 ले रहे हो तो तुम हाँ 30 से 50 नहीं लोगे, तुम 30 से 49 ही लोगे, क्योंकि 50 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए इंक्लूडेड है ना। हाँ। यही एक मेन कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के लेक्चर का, कि जो ये बैंड एलोकेट तो करोगे ना वो तुम डायरेक्ट 20 नहीं लोगे, तुम एक्चुअली 19 का बैंड बनाओगे, इसलिए ये क्योंकि थोड़ा एक वैल्यू थोड़ा तुम थोड़ा दोनों में कॉमन आ स्टैटिस्टिक के जाएगा। जैसे, ठीक बोलो। ये थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक के जैसा लग रहा, हाँ, ये लोग जो क्या स्टैटिस्टिक्स में बदल कंटिन्यूअस दिए डेटा हम यार। लोग को प्रोवाइड किया जाता है टेबल में वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज मैं इसीलिए शेयर किया ये, है ना। तो फिर फर्दर अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाना होगा तो उसमें आसानी होगी, है ना।
तो वही है, सिंपल वही चीज है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर ऑफ बैंड्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बैंड्स रिक्वायर्ड मतलब कितना तुमको ग्रेड देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये समझ लो, ठीक है, तो फोर ग्रेड देना है, तो 4 5 20 मतलब फाइव फाइव इक्वल इंटरवल्स बनेगा, है ना, हाँ वही चीज, ठीक है। नाउ इसका दूसरा यूसेज है लेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी काउंट। इसमें मैं इसका सॉरी एल्गोरिदम मुझे समझ नहीं आया कि इसको कैसे बनाए, तो मैं बना नहीं पाया। तो शॉर्ट वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंट है देन लॉन्गर वर्ड्स, ये हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन। ये स्टैट्स का भी एक टॉपिक है। इसमें करते ये हैं हम लोग कि जब भी तुम्हारा कोई वैल्यू होता है, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है, तो तुम स्टेट करते हो कि ये हाइपोथेसिस है, हाँ? और हाँ तुम उस पे ऑपरेशन करोगे, और फिर अगर वो हाइपोथेसिस गलत होता है तो तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं ये हाइपोथेसिस गलत है, तो मेरा ये हाइपोथेसिस गलत था इसलिए ये चीज होगा। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, क्योंकि लेक्चर का टाइटल भी है, तो क्यों है हाँ वो चीज यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो शॉर्ट वर्ड्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन लॉन्ग वर्ड्स, ये एक हाइपोथेसिस मैं मान लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ सबसे पहले मैं एवरेज वर्ड काउंट कैलकुलेट करूंगा। वर्ड काउंट इन द सेंस कि कितने वर्ड्स हैं, वर्ड नहीं सॉरी, यहाँ लेटर काउंट होगा, ये गलत है, लेटर काउंट कितने हैं, हाँ? उसके बाद उस बेसिस पे मैक्सिमम और मिनिमम का जो वैल्यू होगा, तो हम लोग उसी में निकालेंगे इसी समय, लेटर काउंट मैक्स मिन एलसी मतलब लेटर काउंट सब ले लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम को इसी प्रोसेस से जैसे हम लोग ऊपर किए हैं वैसे ही इसको भी ये करेंगे, और हम लोग मल्टीपल बैंड्स बनाएंगे। मल्टीपल बैंड्स में फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू एलोकेट करेंगे एज पर रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद हम लोग ईच बैंड, हर एक बैंड में कितना वैल्यू गया ये कैलकुलेट करेंगे। अगर तुमको याद हो तो ये मतलब वन ऑफ द लेक्चर का सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस एंड वेरिफिकेशन, उसका ये शॉर्ट एल्गोरिदम है, बट इसका सूडो कोड काफी लंबा पड़ता है। कोई क्वेश्चंस? नहीं, मेरा तो नहीं है। का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नहीं क्वेश्चन तो नहीं है अभी। चलो ठीक है, ओके। वो तो तुरंत रोके ना, हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मुझे लगा, और इवन तो मैं इसको पूरा अच्छे से समझ तो नहीं पाया, बट फिर भी एनीवेज जितना मैं समझा वो समझा। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग हाईएस्ट मार्क्स, जो कि एक प्रोसीजर है, और उसका पैरामीटर क्या है, सब्जेक्ट, एंड ऐड ऑल द थ्री हाईएस्ट मार्क्स नॉट इक्वल टू हाईएस्ट टोटल। इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि हम लोगों को थ्री प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि मतलब सारे स्टूडेंट्स में, लेकिन का क्राइटेरिया ये है कि एक बॉय, एटलीस्ट एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हाईएस्ट मार्क्स पाया है वो हाईएस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मार्क्स भी उसका हाईएस्ट होना चाहिए, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। लेकिन तो हम लोग कैसे ये करें कि मतलब तुम्हारा ये बात सही है, इन कंप्यूटेशनल लॉजिक में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल लॉजिक में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सारे हाईएस्ट मार्क्स, सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स को जोड़ लेंगे, ठीक है, और हाईएस्ट जो मार्क्स मैक्सिमम आया है किसी भी बच्चे का, वो के साथ उसको माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ तो इसका मतलब सिंपल है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक्चुअली में अच्छा नहीं कर रहा है, वो किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर लिया इसलिए वो हाईएस्ट टोटल में चला गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट ही हो, तो चांसेस हो सकता है कि वो हाईएस्ट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो होगा ही। तो अगेन यहाँ हाइपोथेसिस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हाईएस्ट मार्क्स एक प्रोसीजर बनाएंगे। प्रोसीजर इसलिए क्योंकि हम लोग में हर एक बार अलग अलग सब्जेक्ट डालेंगे और वो हम लोगों को रिटर्न करके देगा हाईएस्ट में। प्रोसीजर डालेंगे और उसके बाद थ्री हाईएस्ट मार्क्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक, क्योंकि तीनों हाईएस्ट मार्क्स का जो सम होगा वो अगर हाईएस्ट टोटल नहीं होगा, तो अगेन हाईएस्ट टोटल जो है वो निकालना पड़ेगा, तो हाईएस्ट टोटल मार्क्स लाना होगा। उसके बाद हाईएस्ट टोटल जो है वो सब्जेक्ट सम हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको ऐड करने पे जो टोटल है
के साथ कंपेयर करेंगे। अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा काम कर रहा है। इफ डिफरेंस इज स्मॉल, अगर डिफरेंस लार्ज है तो मे बी फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड देन अदर्स फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। हाँ, डिफरेंस अगर दोनों के बीच का मतलब स्मॉल है तो बेस्ट स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब बेस्ट स्टूडेंट जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिला एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर डिफरेंस लार्ज है तो इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट हैं जो उस स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं इसलिए उनको वो मार्क्स नहीं आ पा रहा है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? मैं आगे चलूं? ये सूडो कोड है कि मतलब सूडो कोड कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको कवर नहीं करूंगा क्योंकि नहीं कर ही लेते छोड़। अगर हम लोग को थ्री प्राइस प्रॉब्लम का सूडो कोड बनाना है तो सबसे पहला जो है क्राइटेरिया टोटल मार्क्स होना है। दूसरा क्राइटेरिया है कि टॉप थ्री में होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द, एंड थर्ड ये होना चाहिए कि वो एटलीस्ट वन बॉय हो और या फिर एक गर्ल हो और टॉप थ्री में आने के लिए। बेसिक पैटर्न क्या है, हम लोग को टॉप थ्री मार्क्स निकालना है किसी कैटेगरी में। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, फाइंडिंग मैक्स। तो हम लोग मैक्सिमम इनिशियलाइज करेंगे 0, उसका कार्ड ईच कार्ड को स्कैन करेंगे और अपडेट करेंगे ईच टाइम एक बिगर वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो अगेन मैक्स का अगर इसमें देखो तो हम लोग मैक्स एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस पर काम कर सकते हैं, या मैक्स अपने आप में एक एल्गोरिथम है तो वही चीज। तो रीयूजेबल कोड का क्या काम होता है, वो रीयूजेबल होता है, राइट? फंक्शन का काम क्या होता है, रीयूजेबल होता है। तो हम लोग मैक्स फंक्शन बना के उसको रीयूजेबल तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉप टू मार्क्स देखेंगे। टॉप टू मार्क्स हम लोग ऐसे देखेंगे कि हम लोग दो वेरिएबल, दो वैल्यू रखेंगे, मैक्स वन मैक्स टू या मैक्स मैक्स एंड सेकंड मैक्स। अगर करंट वैल्यू जो होगा वो इस वाले मैक्स से बड़ा होगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे मैक्स का वैल्यू। और अगर मैक्स का वैल्यू और सेकंड मैक्स का वैल्यू के बीच में मैक्स का वैल्यू होगा तो हम लोग सेकंड मैक्स को थर्ड मैक्स में स्टोर करेंगे और थर्ड मैक्स को और सेकंड मैक्स में इस मैक्स को स्टोर कर लेंगे। ये है इसका लॉजिक। सूडो कोड में कवर नहीं कर रहा क्योंकि सूडो कोड मुझे ही समझ नहीं आया तो मैं कैसे समझा सकूं। तो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो? इसका कंपैरेटिवली थोड़ा ये नहीं आ रही क्या? आ रही है अब आवाज। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलो। सूडो कोड तो थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। बहुत हेवी है एक्चुअली, बाकी सबसे बहुत हेवी सूडो कोड है इसका। मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसका मेन लॉजिक क्या है ना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हाँ उन सभी सब्जेक्ट वाइज फिल्टर कर देंगे कि फिजिक्स में एक तो बॉयज और गर्ल्स का सेपरेशन होगा। हाँ तो बॉयज से फिल्टर करेंगे फिजिक्स में किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया, मैथ्स में किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया और केमिस्ट्री में किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया। हाँ हाँ तीन बच्चा आएगा या फिर हो सकता है एक ही बच्चा है जिसका तीनों में सबसे ज्यादा है, तो हाँ जिसका भी इन में ज्यादा मार्क्स होगा उन तीनों को अलग कर देंगे और फिर अब देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स इन तीनों में से इन सभी सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मार्क्स इसका आता है, तो जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा तो वो हो जाएगा बॉयज में सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाला। तो हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है करने का, बट सर जो बताया वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा। और तरीका जो सर बताया मैंने तो इस टाइप से फिर लिख करना ट्राई किया था तो इसमें बन जाएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चीज जो है प्रोसीजर का सूडो कोड कैसे बनाता है, तो आई थिंक ये तुम कवर कर चुके हो, तो मैं इसको कवर करूँ या नहीं करूँ? देख लो मैंने तो उस दिन कवर कर दिया था ये। हाँ तो इसको कवर कर ही चुके हो तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जहाँ प्रोसीजर होता है वहां पे चीज रियूजेबल हो जाता है और हम लोग उसको जनरल टर्म में लिखते हैं। मतलब ये मैथ्स की जगह हम लोग एक सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फील्ड, राइट? एंड फील्ड आने वाला है। ये एक चीज था, फील्ड तुम कवर नहीं किए थे, वो मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जेंडर है तो जेंडर एक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू, राइट? कि अगर सम हम लोग मैथ्स मार्क्स का सम करेंगे पर्टिकुलर मेल या फीमेल के लिए
तो यहाँ पे हम लोग एम या एफ लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ जेन लिख सकते हैं या जेंडर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि एक्स डॉट जेंडर, यानी एक्स का जो जेंडर है जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसका वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जेन है उसमें तुम मेल लिखो या फीमेल इट इज। बट अगेन ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये एक लॉट ऑफ वैल्यूज नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है कि हम लोग के पास जो वेरिएबल है वो हमारा मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास जो कोड है उसको हम लोग जेनेरिक बनाना चाहते हैं। तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ जेंडर ही नहीं, अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं मार्क्स को ही सम कर लूं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे रिटर्न करें, सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न करें इवन तो टोटल के साथ। तो मैं जेनरिक तौर पे जो ये एक्स डॉट मैथ है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं फील्ड बोल सकता हूँ। और फील्ड इसलिए क्योंकि जब तुम किसी डेटा सेट को खोलोगे तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर तुम डेटा टेबल बनाओ या कुछ भी, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जिसको मैथमेटिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री बोलेंगे, ये अपने आप में फील्ड है क्योंकि ये कॉमन है, हर एक में कॉमन है, राइट। तो इसीलिए हम लोग फील्ड बोल सकते हैं। तो हम लोग फील्ड को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं, वो डॉट नोटेशन के थ्रू। बट तुम उसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स डॉट फील्ड है ना, यहाँ पे हम लोग एक्स डॉट मैथमेटिक्स यूज किए, लेकिन यहाँ पे एक्स डॉट फील्ड। तो फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जनरलाइज कर देता है, एक पर्टिकुलर चीज में फिक्स नहीं रखता। इससे तुम किसी भी सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स मार्क्स निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो टू पैरामीटर्स जेंडर एंड फील्ड एफएलडी। जे मीन द वैल्यू मेल और फीमेल टू चेक अगेंस्ट एक्सटर्ट जेंडर। फील्ड इज असाइंड द फील्ड नेम टू एक्सट्रैक्ट एप्रोप्रिएट कार्ड एंट्री। तो एक्स डॉट जब हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो इसका कैसे हम लोग इसको मतलब कॉल करेंगे, इस प्रोसीजर को कॉल करने का सम मार्क्स डालेंगे, एफ मतलब फीमेल जो कि जेंडर है और केमिस्ट्री जो कि फील्ड है। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि तुम फील्ड की जगह पे जेंडर नहीं डाल सकते और जेंडर की जगह फील्ड नहीं डाल सकते। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम किसको क्या मान रहे हो, क्योंकि अगर तुम देखो तो फीमेल और मेल जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, केमिस्ट्री या फिजिक्स का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल वैल्यू है, राइट। तो हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर तुम फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और फिर एफ लिखोगे तो ये प्रोसीजर काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एज्यूम करेगा कि जेंडर जो है वो तुम्हारा वो मार्क्स जो फील्ड तुम डाले हो वो है, और फील्ड एज्यूम करेगा कि ये फील्ड जो है वो एफ है, बट एफ करके कोई फील्ड नहीं है, एफ एक वैल्यू है। गौर करो इस वाले डेटा सेट, किसी भी डेटा सेट ये सारे फील्ड है, लेकिन जेंडर एक फील्ड है, लेकिन एफ जो है वो फील्ड नहीं है, वो फील्ड का वैल्यू है। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये भी एक टॉपिक था जिसको हम लोग स्किप किए, तो मैं इसको कोई क्वेश्चन नहीं है ना। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना ना। मनीष आपको कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान रखने वाली बात कि प्रोसीजर का जो कॉलिंग है वो प्रोसीजर के स्टेटमेंट से सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये है प्रोसीजर को, ये है प्रोसीजर कॉल, और ये है प्रोसीजर डेफिनेशन या प्रोसीजर एक्सप्रेशन। हाँ, प्रोसीजर एक्सप्रेशन ये हुआ और प्रोसीजर कॉल ये वो चीज। ये छोटा सा सर बताए थे भैया। कई बार हो सकता है कि इस एग्जांपल में देखो, इस वाले में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे। रिटर्न एक तरीके का स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से तुम कोई वैल्यू रिटर्न करते हो। साइड इफेक्ट, one of the side effect of procedure is you need to specify what you want within that procedure and how it should, and should it return a value or not return। कई बार हो सकता है कि तुम रिटर्न नहीं करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो भी है इस फंक्शन के थ्रू ही कर दे रहे हैं।
तो रिटर्न नहीं कर रहे कोई वैल्यू, या फिर हो सकता है कि ऐड करना चाहें हम लोग सारे मार्क्स को। तो अगर हमको मार्क्स को ऐड करना है, अपडेट करना है, तो हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट मार्क्स को अपडेट कर देंगे उस फंक्शन में। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न करे कोई जरूरी नहीं है, और करेक्ट मार्क्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट ऑन अ कार्ड कोई मतलब जरूरी नहीं कि वो जो प्रोसीजर है वो कोई वैल्यू रिटर्न करे कोई जरूरी नहीं। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है करेक्ट मार्क्स फॉर वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑन अ प्रोसीजर, सिंपल अपडेट मार्क्स, कार्ड आईडी, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। ये कोई कॉलिंग नहीं है, ये प्रोसीजर डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ, समरी देखो तो समरी हम लोग सारा चीज कवर कर चुके हैं, फिर तुम लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो हम लोग अपन नहीं, ये तो समरी है, ये प्रोसीजर कॉलिंग है। तो अब कॉलिंग एंड वेरीफाइंग प्रोसीजर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो हम लोग भूल रहे हैं तो बता दो, मैं कवर कर दूँ। अब तो वही Sanity, क्या असाइनमेंट ही चलती है, क्या ग्रेडेड असाइनमेंट में चलते हैं। क्रेडिट असाइनमेंट में कर चुका हूँ, तो उस पर डिस्कशन